स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मुझे बहुत से लोगों ने इस बारे में जो ये टॉपिक मैं आज लाया हूँ, बहुत से लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके कहा है कि इस बारे में बताएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो धात के बारे में है। धात अपने आप में क्या है, इसके धात जिसको कुछ लोग शुक्रमेह भी कहते हैं और कुछ लोग इसे स्पर्मेटोरिया भी कहते हैं। तो ना तो ये शुक्रमेह है ना स्पर्मेटोरिया है, क्योंकि स्पर्मेटोरिया जो अपने आप में एक बीमारी है, उसमें स्पर्म आते हैं जो आप अगर अपना यूरिन का इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो उसमें पता चल जाता है कि अगर स्पर्म आ रहे हैं तो उससे पता चल जाता है, तो वो चीज़ स्पर्मेटोरिया होती है। लेकिन कुछ लोग इसको धात को स्पर्मेटोरिया कहते हैं, जो बिल्कुल अलग बीमारी है। धात अपने आप में कोई बीमारी ही नहीं है, सबसे पहली बात। और एक आयुर्वेद में एक टर्म्स आती है शुक्रमेह। शुक्रमेह में क्या होता है कि पेशाब के साथ शुक्र जब बाहर आता है तो उसको शुक्रमेह कहते हैं। लेकिन शुक्रमेह और धात दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसको समझने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगी कि ये जो धात की बीमारी है ये हमारे भारत में क्यों होती है। ये आप ये देखें कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों के अलावा और देशों में, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें क्यों नहीं होती। क्योंकि धात अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। ज़्यादातर हमारा जो है इंडियन स्टाइल का जो टॉयलेट होता है, हम उस पर बैठ के जब पेशाब करते हैं तब हम देखते हैं कि कोई हल्का सा चेपा पेशाब से पहले या पेशाब के बाद जो कतरा आता है उसको लोग धात कहते हैं। और इसको बहुत बड़ी बीमारी बताकर आजकल हमारे अखबार जितने हैं सब इन्हीं एडों से पुते हुए रहते हैं। लोग इन पर अपना लाखों रुपए भी बर्बाद करते हैं। ये एक धात जो है कायदे में एड्रीनल ग्लैंड जो होती है हमारी, उसके सीक्रेशन होते हैं जो हमारे लिंग के रास्ते से बाहर आते हैं। और अगर जैसे कुछ और भी बातें होती हैं, जैसे अगर कोई पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति है या कोई गलत चलचित्र देख रहा है या किसी को कब्ज़ है और कोई गलत संगत का भी असर होता है, कोई उत्तेजित साहित्य पढ़ता है, उसके कारण भी ये चीज़ हो जाती है। ये अमूमन 14-15 साल से लेके 21-22 साल तक लोगों को दिक्कत करती है चीज़, लेकिन इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। और ज़्यादातर ये शादी के बाद आदमी को क्यों नहीं होती, क्योंकि वो चीज़ उसकी सिडेशन हो जाता है उस चीज़ से, तो उस चीज़ को वो नहीं हो पाती है। अब मेन चीज़ रही क्योंकि कई लोग इसको बीमारी बताकर बहुत लाखों रुपए भी बर्बाद कर देते हैं। तो इसमें अगर जैसे आपका लिंग उत्तेजित अवस्था में आता है और आपने अगर हस्त मैथुन नहीं किया या मैथुन नहीं किया, तो उसके बाद भी ये एक नॉर्मल फिनोमेन है हमारी बॉडी की कि हमारा जो पीएच लेवल होता है, ताकि स्पर्म जो है हमारे मरे नहीं, इसलिए पीएच लेवल को वो नॉर्मल कर देते हैं। ये जो धात जिस चीज़ को कहा जाता है, ये जो एक सीक्रेशन है जो एक लुब्रिकेंट का भी काम करता है, तो ये स्पर्म के लिए एक सेफ वाल बनाता है। तो ये अपने आप में बीमारी नहीं है। हाँ, बीमारी से जब कहा जाएगा जब ये एक्सेसिव हो जाएगा, यानी ये आपको बिना पेशाब के भी आपके जैसे अंडरवियर में अगर निशान पड़ जाता है या बिना पेशाब के भी ये आपके लिंग के रास्ते टपकता रहता है, चेपे की तरह गीला गीला, तो इसके लिए कुछ इलाज हैं। इलाज मैंने सबसे पहले जो बताया, पित्त प्रकृति वालों को ये चीज़ ज़्यादा होती है, और या फिर जिनको कब्ज़ की परेशानी रहती है उनको ये चीज़ ज़्यादा होती है। ये अपने आप में बीमारी नहीं है। तो इसमें जो इलाज है कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आप अगर कोई आपका दोस्त वगैरह इस चीज़ से पीड़ित हो, आप इस वीडियो के माध्यम से आप उसे बता सकते हैं कि धात अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। अब कई लोग जैसे नेक्टर्नल इमेशन जिस चीज़ को कहते हैं, मतलब स्वप्न दोष एक अलग चीज़ है, शुक्र में एक अलग चीज़ है, धात एक अलग चीज़ है। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आगे अपना एक वीडियो स्वप्न दोष पर भी बनाऊंगा, आप उसको देख सकते हैं और उसके बारे में और इसके बारे में डिफरेंस समझ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़रूरतमंद को लिए इस वीडियो को शेयर करें। अब आ जाते हैं इसकी चिकित्सा के बारे में। इसकी चिकित्सा क्या है? एक तो हमें
गलत संगत से बचना पड़ेगा। अगर हम कोई भी साहित्य के रूप में देख रहे हैं या कोई मूवीज़ की तरह से इसको देख रहे हैं, तो ये साहित्य अगर जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक ये धात आना बंद नहीं होगी। दवाइयों से ये बंद तो हो जाएगी, लेकिन आप उस चीज़ को रोकेंगे नहीं, यानी निदान परिवर्जन नहीं करेंगे, तो ये चीज़ दोबारा होने लगेगी। वही एक ख़ास उम्र का टाइम है कि 13-14 साल से लेके लगभग 20-22 साल तक ये ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा ज्ञान होता नहीं है। दोस्त भी हमें ऐसी राय दे देते हैं कि भाई उसके वहाँ से दवाई ले लो, उसके वहाँ से दवाई ले लो। तो इसमें जो वैद्य हैं, कुछ वैद्य भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, झोला छाप भी हैं, सब मिलके लूटते ही हैं। तो इसमें जो अब चिकित्सा है वो क्या चिकित्सा है ये देखिए। इसमें हम शतावरी, अश्वगंधा और मूसली ये तीनों बराबर बराबर मात्रा में ले लें और इस चूर्ण को 1-1 चम्मच सुबह शाम खाएं। अगर आपको कब्ज़ रहता है तो आप त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल करें। अगर कब्ज़ नहीं भी रहता है, अगर खाली त्रिफला भी अगर आप खाएंगे रात को सोते टाइम गर्म पानी से, तो त्रिफला से भी धात आना बंद हो जाती है। और शीत वीर्य वाली चीज़ें, जैसे जो प्रकृति वाला व्यक्ति है वो शीत वीर्य वाली चीज़ें खाए, जैसे गुलकंद का इस्तेमाल करें। और धात अगर इन चीज़ों से भी कंट्रोल नहीं होती है तो आयुर्वेद में चंद्र प्रभावटी आती है, तो वो 2-2 गोली सुबह शाम लें। वो 2-2 गोली किस चीज़ से लेना है? आंवला एलोवेरा का जूस ले लें, 30 ml आंवला का जूस, 30 ml एलोवेरा का जूस, उससे उस 60 ml में 60 ml पानी मिला के उस पानी से सुबह शाम 2-2 गोली चंद्र प्रभावटी की खाएं। और इसके साथ साथ एक देसी नुस्खा भी है जो बहुत अच्छा काम करता है धात के लिए। एक कतीरा गोंद आता है जो 10 से 20 ग्राम आप रात में भिगो दें और सुबह को उसमें मिश्री मिलाकर ऐसी खा लें सुबह में खाली पेट। ये बहुत अच्छा नुस्खा है, धात के लिए बहुत कारगर है। तो आप सिंपल इसी नुस्खे को भी इस्तेमाल करके धात से मुक्ति पा सकते हैं। आप सिंपल देखेंगे कि 10 से 15 दिन में आपकी धात आना बंद हो जाएगी। लेकिन आगे वही बात है कि गर्म चीज़ों का परहेज़ करें और ये गलत साहित्य आदि को रोकें और थोड़ा अपना नोवेल वगैरह पढ़ने में वक्त बिताएं। बस इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। शुक्रिया।